May I request Chairman Rameshwar Rao Garu to escort Honorable Prime Minister to the stage and also facilitate him. Thank you. नमस्कार। पिछले कुछ समय में मुझे एक दो बार टीवी 9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है। और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े बड़े देश टीवी 9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच आज टीवी 9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी इंडिया एंड द वर्ल्ड इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जब दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण उलझी हुई है, जब इन कॉन्फ्लिक्ट के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों के पीछे छोड़ करके आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है, बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करता हुए आगे बढ़ रहा है।
इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान है। हमारे यहाँ कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी दिखाई है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दिखाई है और क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेसिटी दिखाई है। साथियों, जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ है। साथियों, संकट के इसी समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा रही है, भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस का मॉडल पेश किया है। एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो या एसेंशियल गुड्स, अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। साथियों, जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप जरा याद कीजिए, 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था। तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने 1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। ये जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गलत निर्णय किया, क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी। उस बॉन्ड पर रीपेमेंट 2020 के बाद होनी थी। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है। ऐसी लॉन्ड्री कभी आपने देखी नहीं होगी।
1,48,000 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब करीब 2 गुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी 9 को मजा आएगा। उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर है, लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से, दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी 9 के मंच से फिर कहूंगा, ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है। साथियों, दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते 1 महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। देश में स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते 1 महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। ये सारे कदम इस बात का प्रमाण है कि विकसित भारत बनाने के लिए देश
कितनी तेज गति से काम कर रहा है। साथियों, मैनेजमेंट की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड और अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसफॉर्म। क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है, आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है। साथियों, अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए भारत ने हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे करीब 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का टर्न अराउंड टाइम 5-6 दिन का होता था, आज वही काम करीब करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले स्टार्टअप कल्चर के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले हमारे देश में 400-500 स्टार्टअप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पहले मेडिकल एजुकेशन में सीटें भी सीमित थी, करीब 50-55 हजार MBBS सीट थी, आज ये बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पहले देश के बैंकिंग सिस्टम से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक अकाउंट थे, वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 70 से कम थी, आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, पहले भी योजनाएं तो बनती थी, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत फास्ट ट्रैक पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थी, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी ये संदेश मिल रहा है कि ये नया भारत है, ये अपने विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। साथियों, आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है, हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है। दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालत बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था, उस बिहार में पिछले 1 दशक में
5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थी। आज यूपी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। टीवी 9 बांग्ला के जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जन कल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है। साथियों, देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती, और वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध। और कांग्रेस ये तब से कर रही है जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया, और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया। साथियों, जब राजनीति में विरोध विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है, और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय देश ने अपनी वैक्सीन बनाई तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। मेक इन इंडिया की बात हुई तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा। बब्बर शेख कर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है, लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश को बदनाम करना यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगे, तो यह राजनीति नहीं है, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल एआई समिट में भी देखा है, जब पूरी दुनिया
भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, ये इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देश हित को दल हित से ऊपर रखा जाए, क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है। साथियों, आज का ये दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। ये वो प्रेरणाएं हैं जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देश हित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि TV9 की ये समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ಇದು TV9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಈಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ.